अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ये एज इट इज स्टेटमेंट अपने मॉड्यूल में से लिया है। आपको पता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन ऐसी ब्रीच होती है, ऐसा ब्रीच का सिंपल मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो अपना प्रॉमिस है ना उसको नहीं निभाना, ठीक है, तोड़ देना, अपना प्रॉमिस तोड़ देना। तो अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो बायर के पास में राइट्स क्या होते हैं? ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है और कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकता है। ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांगा जा सकता है। चलो ये बात तो हमको पता है, पर कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की जैसे ट्रीट किया जाएगा, अपन को वो कंडीशंस एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा सेक्शन कोड करेंगे? सेक्शन नंबर 13 कोड करेंगे, जिसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, मतलब ये सारी सिचुएशंस में कंडीशन को वारंटी की तरह से ट्रीट किया जाएगा और इसी कारण से ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। क्या क्या सिचुएशंस हैं? बायर वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस। वेव्स मतलब कि जाने देना, मतलब बायर खुद बोल रहा है कि ठीक है चलेगा, आप जो कंडीशन मैंने लगाई थी उस कंडीशन को पूरा नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा अगर बायर बोल रहा है तो उस सिचुएशन में अगर कंडीशन ब्रीच होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं करने दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकते हो। दूसरा, बायर ट्रीट्स ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बायर ने सामने से बोल दिया कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन जब जब होगी उसको मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मानूंगा। थर्ड सिचुएशन, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवियरेबल एंड द बायर एक्सेप्ट्स अ पार्ट ऑफ द गुड्स। क्या मतलब हुआ? सपोज करो आपने बासमती राइस मांगी थी और वो भी टॉप क्वालिटी की। सपोज करो 5000 केजीज मांगे थे। सेलर ने आपको 1000 केजी करके 5 बार में वो सामान भेजने की बात कही थी। अब हुआ क्या, जब पहला लॉट आया ना उसमें उसने टॉप क्वालिटी और पुअर क्वालिटी की राइस मिक्स करके आपको भेजी और वो आपने एक्सेप्ट कर ली। अब क्योंकि आपने एक लॉट एक्सेप्ट कर लिया है तो एक तरह से आपने सामने वाले की दी हुई चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और ये ऐसी चीज़ है जो सीवियरेबल नहीं है। सीवियरेबल मतलब कि अब ये छोटे छोटे दाने हैं, लाखों करोड़ों दाने होंगे, उनको अपन पुअर क्वालिटी और हाई क्वालिटी को अलग तो कर नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीच ऑफ वारंटी मान पाओगे और कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस ले पाओगे। यानी कि नॉन सीवियरेबल होना चाहिए और साथ ही साथ जो बायर है उसने एक्सेप्ट कर लिया होना चाहिए। अगर यही सिचुएशन में जो पहला लॉट आया है उसी में बायर चेक करके बोल देता कि नहीं मैं तो इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाता और वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता था। पर अगर उसने पहला लॉट एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब उसने हाँ बोल दिया था, अब ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रीच ऑफ वारंटी के हिसाब से कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकता है। चौथी कंडीशन, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। मतलब कानून के कारण कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि अब तो वो परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कि सपोज करो आपने कोई मेडिकल इक्विपमेंट किसी से मांगा था, ठीक है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट मांगा था और वो आपने बोला था कि 30 डेज में डिलीवर हो जाना चाहिए और आपने उसके एडवांस पेमेंट भी कर दिया। हुआ क्या, 10 दिन के दौरान ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा लॉ पास किया जिस कारण से ये मेडिकल इक्विपमेंट का बाय और सेल करना इलीगल हो गया। तो उस सिचुएशन में सामने वाले को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस करोगे कि ब्रीच ऑफ वारंटी का केस करोगे? अरे सामने वाले की क्या गलती, कानून बदल गया है, अब ये चीज़ इम्पॉसिबल हो गई है, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीच ऑफ वारंटी का केस कर पाओगे, उससे कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग पाओगे। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें मेनली अपने को ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। हर एक पॉइंट को आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो तो आपका आसानी से एक पेज पूरा का पूरा भर जाएगा। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा।